नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं अगला अध्याय 2 आपका हो चुका है विलियन। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 विद्युत रसायन। विद्युत रसायन जैसा पाठ का नाम है, सबसे पहले उसका जो टॉपिक है उसके ही इंट्रोडक्शन को हम समझ लें। विद्युत रसायन से क्या तात्पर्य है। विद्युत सभी जानते हैं, विद्युत मतलब बिजली, और बिजली सबने देखी है, इस्तेमाल की है। और रसायन मतलब जहाँ पर केमिकल्स की बात आ जाए, तो यदि किसी केमिकल के द्वारा, किसी रसायन के द्वारा कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें विद्युत उत्पन्न हो रही है, तो वो एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऐसी समस्त अभिक्रियाएं जिसमें इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि केमिकल प्रोसेस के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है, उन समस्त अभिक्रियाओं का अध्ययन हम केमिस्ट्री की जिस शाखा के अंदर करते हैं उसको कहते हैं हम विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पाठ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसको 2 हिस्सों में हम करने का प्रयास करेंगे। पाठ को करने से पहले इसके अंदर आने वाले कई सारे शब्द होंगे, कई पारिभाषिक शब्द होंगे जिनको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ पारिभाषिक शब्दों को यहाँ पर देख लेते हैं और उसके बाद जो टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं। तो जब भी विद्युत की या विद्युत धारा की या विद्युत रसायन की बात की जाएगी तो 2-3 शब्द हमारे सामने आते हैं, चालक, अचालक, धात्विक चालक। तो ये चालक क्या होते हैं और अचालक क्या होते हैं, सर्वप्रथम इन पे बात हम कर लेते हैं। चालक मतलब वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। चालन से मतलब मान लीजिए कि ये एक कोई पदार्थ है, यहाँ मैं विद्युत धारा दे रहा हूँ और मुझे इस सिरे पर वो धारा प्राप्त हो रही है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ से विद्युत धारा चलकर यहाँ तक पहुँची है और वो किसने पहुँचाई है, इस पदार्थ ने। तो जो पदार्थ इस काम को करेगा, मतलब इस सिरे पर विद्युत धारा देने पर इस सिरे पर प्राप्त होगी, वो कहलाएगा विद्युत का चालक। और जिस पदार्थ के साथ हम ऐसा करते हैं और वो नहीं करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसके इस सिरे पर विद्युत धारा को लगाया, मुझे इस सिरे पर विद्युत धारा नहीं मिलेगी, तो वो पदार्थ कहलाएगा अचालक। चालक जो विद्युत धारा का चालन करे, विद्युत धारा को अपने में से होकर जाने दे, और अचालक जो विद्युत धारा का चालन ना करे। अगली चीज आती है धात्विक चालक। चालकों की यदि चालकों को वर्गीकृत करें तो 2 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। चालक पहले जो हो जाएंगे उनको कह देंगे हम धात्विक चालक, और दूसरे हो जाएंगे विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, दोनों ही चीजों को हम यहां पर जान लेते हैं। धात्विक चालक से तात्पर्य यहां पर धातुओं से है। ऐसी धातुएं जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देती हैं, वो धात्विक चालक कहलाती हैं। जनरली धातुएं जैसे तांबा है, कापर, तांबा, जिंक, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी धातुएं यदि आप इनको विद्युत धारा देंगे तो ये उसको अपने अंदर से होकर जाने देती हैं। लेकिन उनके अंदर, किनके, धातुओं के अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन ना हो। मतलब मान लीजिए यदि कापर है तो जब हमने विद्युत धारा इसके अंदर दी, अगले सिरे पर हमें विद्युत धारा मिल गई, लेकिन कापर की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसी जो धातुएं होंगी वो कहलाएंगी धात्विक चालक। केवल थोड़ा सा ये हो सकता है कि विद्युत धारा के चालन करने के बाद वो धातुएं हल्की सी गर्म हो सकती हैं, इतना उनके अंदर होगा। अब दूसरी चीज होते हैं विद्युत अपघट्य। अपघट्य मतलब होता है, अपघटन मतलब होता है किसी चीज का टूटना। तो विद्युत अपघट्य मतलब, अपघट्य यानी टूटने वाले, अपघटन मतलब टूटना, अपघट्य मतलब टूटने वाले। विद्युत अपघट्य मतलब विद्युत से टूटने वाले ऐसे पदार्थ जो अपने विलयन में या घुलित अवस्था में, विलयन वाली अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। और जो ऐसा नहीं करते वो कहलाते हैं विद्युत अनपघट्य। या दूसरे शब्दों में कह दें कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो टूट जाते हैं, अब कैसे टूटेंगे उसको अभी हम देखेंगे, वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे नमक का विलयन, अम्ल का विलयन हो सकता है, क्षार का विलयन हो सकता है, लवण का विलयन हो सकता है, जो विद्युत अपघट्य होगा। तो जैसे नमक के विलयन की हम बात करते हैं, तो नमक आपने देखा होगा, नमक उसका जो स्वतंत्र स्वरूप है, मतलब जिस ठोस अवस्था में वो पाया जाता है, उस अवस्था में वो विद्युत का चालन नहीं करता। मान लीजिए एक सूखे नमक का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, ये नमक का ढेर। यदि एक सिरे पर मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की
इलेक्ट्रिसिटी या करंट यहाँ पर दिया, तो इस सिरे पर यदि मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये अभी कुचालक की तरह काम कर रहा है, विद्युत धारा को अपने में से होकर नहीं जाने दे रहा। लेकिन यदि मैंने इसी का विलयन बना लिया, ये मैंने पानी के अंदर नमक को घोल दिया, NaCl ये इसके अंदर डाल दिया। अब यदि मैं यहाँ विद्युत धारा देता हूँ एक सिरे पर, तो मुझे यहाँ पर विद्युत धारा मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये विलयन क्या कर रहा है? विद्युत धारा का चालन कर रहा है। वही नमक जो स्वतंत्र रूप में या अपनी मूल अवस्था में विद्युत का चालन नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन कर रहा है, तो ऐसे पदार्थ कहलाएंगे विद्युत अपघट्य। अब दूसरी बात, यहाँ पर कुछ रासायनिक परिवर्तन होगा, ये अपघटन होगा, टूटेगा। कौन? NaCl जो है आपका, ये विद्युत की वजह से टूट जाएगा। काय में टूटेगा? इसका आयनन हो जाएगा। कौन सी घटना होगी? आयनन। और आयन जब ये बनेंगे तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, सोडियम से और क्लोरीन से। तो सोडियम के धन आयन और क्लोरीन के ऋण आयन, ये दोनों चीजें इसके अंदर विलयन के अंदर बन जाएंगी। समझ गए होगे बात? विद्युत अपघट्य मतलब वे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित करें और जिनका आयनन हो जाए, जैसे अम्ल का, क्षार का और लवण का विलयन। लेकिन जो ऐसा नहीं करेंगे, जैसे एल्कोहल वगैरह जो होते हैं, ग्लूकोज जो होता है, उनके साथ ऐसा नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं विद्युत अनपघट्य। अगली चीज पर चलते हैं। ये पारिभाषिक चीजें हैं, डायरेक्ट इनके प्रश्न आना शायद मुश्किल होगा एग्जाम में, लेकिन इनके बगैर पाठ के आगे की जो चीजें हैं वो हमारी समझ में नहीं आएंगी। तो ये सब डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। अगली चीज है विद्युत अपघट्य अनपघट्य दोनों होगा। अब हम चलते हैं ऑक्सीकरण अपचय। यहां पर विशेष ध्यान रखना, ये जो पूरा पाठ है, पूरे पाठ के अंदर जब हम सेल को पढ़ेंगे तो इन दो अभिक्रियाओं के ऊपर ही पूरे सेल की संरचना होती है, तो इन्हें बहुत अच्छे से आप समझ लेना। ऑक्सीकरण, अभी तक हम जो परिभाषा पढ़ते थे उनके शब्द थोड़े से अलग थे, ऑक्सीकरण और अपचयन के। बात वही होगी, लेकिन यहां पर हमें दूसरे शब्द में इसको पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अभी पहले जब हम पढ़ते थे तो हम कहते थे, जैसे 11th में भी आपने पढ़ी होगी, तो हम जनरली ऑक्सीकरण की डेफिनेशन ये कहते हैं, किसी चीज की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा स्वरूप को बदल के याद रखना कि किसी अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। कैसे निकलना? मान लीजिए जिंक एक धातु है, कोई अभिक्रिया हुई और इस जिंक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण होता है, तो मैंने माइनस लगा दिया है। तो जिंक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले, यानी ये जो अभिक्रिया हो गई जहां पर इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। याद रखना, किसी अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसकी विपरीत बात हम करें, किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब अभिक्रिया में क्या हो? इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो उसे कहेंगे हम अपचयन। जैसे मान लीजिए कॉपर के आयन थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके अंदर जुड़ गए, तो अब यहां पर बन जाएगा कॉपर। ये जो अभिक्रिया हो रही है ये कहलाएगी अपचय। दोनों बात समझ में आ गई होगी। किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये यहां पर हम प्लस लगा देंगे क्योंकि आयन बन चुका है जब इलेक्ट्रॉन निकल गया। किसी अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ये कहलाएगा अपचयन। ये दोनों अलग अलग क्रिया। अब जब कभी ये दोनों अभिक्रियां एक साथ संपन्न हो जाती हैं, साथ में दोनों चीज हो जाएं, मतलब एक किसी के इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे किसी को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी उसे हम कहते हैं। कैसे हो जाएगा ये? उसके लिए हम देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया नाम से हम इसे जानते हैं, रेडॉक्स या हिंदी में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वो जो दोनों अभिक्रियाएं अभी लिखी थी उनको साथ में हम देखें कि जिंक वहां पर था, इसका क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था और उससे बन रहे थे क्या? जिंक के आयन, और साथ में निकल रहे थे दो इलेक्ट्रॉन। ऐसी अभिक्रिया वहां पर थी। अब और दूसरी जो अभिक्रिया थी उसमें कॉपर में इलेक्ट्रॉन जुड़ गए थे, तो मैं यहां पर जिंक के साथ कॉपर को ले लेता हूं, ठीक है, धन आयन। अब क्या होगा? इस जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पीछे जिंक की भी दो होती है संयोजकता, कॉपर की भी दो होती है, पीछे वहां भी हमने एक प्लस लगाया था तो उसे दो मान लेंगे। तो अब क्या होगा? यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले,
दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस कॉपर के द्वारा ग्रहण कर लिए गए, तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, प्लस जिंक का क्या हो गया, आयनन, ये यहाँ पर 2 प्लस लगा। दोनों विक्रियाएं आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जिंक के इलेक्ट्रॉन निकले तो जिंक का ऑक्सीकरण हो गया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो कॉपर का अपचयन हो गया, और ये सब कुछ एक साथ हो गया, तो ये कहलाएगी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ गए होंगे। इस अभिक्रिया को ध्यान रखना है, आगे पूरे पार्ट में यही सिद्धांत है, यही बेस है, इसके ऊपर सब कुछ हमको करना है। अगली चीज जिस पर हमें अब बात करनी है वो है ओम का नियम। ओम वैज्ञानिक का नाम है, विद्युत धारा से संबंधित एक नियम इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन नियम को हल्के फुल्के में हम 2 लाइनों में पढ़ लेते हैं तो आपको याद रहेंगे। ओम ने यह कहा था कि किसी चालक का विभवांतर, चालक मतलब अभी जिस पे बात हुई है जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, किसी चालक का विभवांतर, विभवांतर मतलब क्या होगा, फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे। यहाँ ये एक जो हमने विद्युत धारा प्रवाहित की है और यहाँ जो विद्युत धारा मिली है उसके बीच में जो डिफरेंस आ गया, विद्युत धारा के मान में जो अंतर आ गया वो विभवांतर कहलाएगा। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस चालक में जो विद्युत धारा बह रही है उसके समानुपाती होगा क्या, उसका विभवांतर। तो विभवांतर, ओम का नियम ये क्या कहता है, नियम किसी चालक का विभवांतर, इसे V से बताते हैं, उसमें बहने वाली विद्युत धारा इसे हम I से बताते हैं, इसके कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। विभवांतर अनुक्रमानुपाती विद्युत धारा I। अब आगे हम इसको यहां पर बराबर में बदल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक स्थिरांक का गुणा करना होगा जो हो जाएगा R, और ये I जो है वो I रहेगी। तो V बराबर R इंटू I, या R आपको चाहिए तो R बराबर, इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो V बटे I, ये ओम का नियम कहलाता है। आप याद रखेंगे इसे। R यहाँ पर जो है, जो स्थिरांक है, ये वास्तव में प्रतिरोध के लिए हम इसे यूज करेंगे। अगली चीज हम प्रतिरोध देख रहे हैं। तो विभवांतर, ओम का नियम समझ में आ गया होगा। किसी चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती से तात्पर्य ये होता है कि यदि ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज बढ़ेगी। समझ रहे हैं ना बात। अनुक्रमानुपाती मतलब यदि विद्युत धारा बढ़ाएंगे विभवांतर बढ़ जाएगा, और व्युत्क्रमानुपाती जो शब्द आएगा वो होता है विपरीत। मतलब यदि मैंने कहा कि विभवांतर विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर घटेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसके मान को बढ़ाने पर इसका मान ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अब अगली चीज पे चलते हैं जो है प्रतिरोध। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, ये R प्रतिरोध के लिए यूज करेंगे। प्रतिरोध मतलब होता है विरोध करना। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई भी घटना हो रही है तो यदि प्रतिरोध शब्द आ गया मतलब उस चीज को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रतिरोध क्या होता है, जब आप किसी चालक में, जैसे मान लीजिए ये चालक है, ये वैसे कुचालक होता है, प्लास्टिक है, इस चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो यह चालक उस विद्युत धारा को जाने के लिए रोकेगा, रोकने का प्रयास करेगा। प्रवाहित तो हो जाएगी लेकिन चालक क्या करेगा, उसको रोकने का प्रयास करता है। तो किसी चालक के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में, उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है, रोकने का जो प्रयास किया जाता है, उस चीज को कहते हैं हम क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध मतलब चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न की गई रुकावट, वो कहलाती है प्रतिरोध। इसे व्यक्त करते हैं हम कहाँ से, R से। और इसका मान जो होता है, R का मान, वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब ये निशान लगाएंगे, लंबाई मतलब L लेंथ, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और उसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है, एरिया, ये लंबाई हो गई, और अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब ये वाला सेक्शन, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब R को हम चाहे तो बराबर में ले आएंगे तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक स्थिरांक का गुणा करना होगा हमें। तो हम R बराबर एक स्थिरांक यहाँ पर गुणा कर देते हैं, ये P नहीं है, रो है, L बटे A। ये हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या हो गया, किसी चालक के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, उसके बहने में उत्पन्न की गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। आप याद रखें। लंबाई की कैसा हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। लंबाई बढ़ाते जाओगे, आपकी जो विद्युत धारा है उसके मार्ग में रुकावट बढ़ती जाएगी। इसे एक एग्जांपल से समझ लो। एक आप छोटा सा सेल ले लो, एक छोटा सा बल्ब ले लो। आप एक 5 फीट की डोरी से उस सेल से उस बल्ब को जलाना। आप बल्ब की रोशनी देखना वो कितना तेज जल रहा है।
अब वो 5 फीट की डोरी को अब आप 25 फीट की डोरी कर देना। अब उसके बाद उस बल्ब को जलाओगे, तब आप देखोगे कि जो बल्ब का प्रकाश है वो कम हो गया, मतलब अब कम विद्युत धारा वहां पे जा रही है। तो उस विद्युत धारा का मान कम हो गया, मतलब प्रतिरोध बढ़ गया। प्रतिरोध क्यों बढ़ गया? हमने लंबाई बढ़ा दी। तो जब आप लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध से संबंधित एक दूसरी चीज और यहां पर आएगी जिसे हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बात वही है, प्रतिरोध ही है ये भी, बस यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देंगे, हम उसे विशेष बात कह देंगे। हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले, यानी मान लीजिए ये चालक है, चालक की लंबाई कितनी लूं मैं? 1 सेंटीमीटर लूं और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना लूं? 1 सेंटीमीटर लूं, लेकिन 1 सेंटीमीटर एरिया होगा, तो एरिया लंबाई गुणित चौड़ाई होगा, तो 2 प्रकार से लेना पड़ेगा। तो वो जो चालक मैंने ले लिया जो 1 सेंटीमीटर लंबा है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद जिसका 1 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा जो रुकावट उत्पन्न की जाएगी वो जो मान होगा वो कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो रो बराबर यदि हम कर लें विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, तो रो बराबर ये क्या हो जाएगा? आर को उस तरफ ले जा रहा है, रो का मान निकाल रहे हैं, तो अब ये जो मान है एल बटे ए है, ये पलट जाएगा, तो ए बटे एल यहां पर हो जाएगा और साथ में आर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी इकाई भी निकाल सकते हैं। आर जो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध को हम ओम से व्यक्त करते हैं, इस प्रकार का चिन्ह हम यूज करते हैं। तो हम चाहें कि हम मान रख लें, इसके लिए हम इसका मान कैसे निकालेंगे? आर को कैसे बताते हैं? ओम से। एरिया जो निकालेंगे तो वो लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे लंबाई कैसे निकालेंगे? सेंटीमीटर से। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हम कैंसिल मान लेंगे, तो रो की जो यूनिट हमें मिल जाएगी वो हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे होंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हो गए 2, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों को आप ध्यान रखना। अब हम चलते हैं चालकता की तरफ। चालकता अभी हम जो बात कर रहे थे वो धातुओं के संदर्भ में की हमने, दूसरी विद्युत अपघट्ट के संबंध में। यहाँ पर 3 प्रकार की चालकताएं आपके सिलेबस में हैं जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए। सबसे पहली है विद्युत अपघटनी चालकता। तो विद्युत अपघटनी चालकता क्या होती है? विद्युत अपघट्ट विलयन के, जो विद्युत अपघट्ट विलयन है, जैसे अभी नमक का हम बना रहे थे, विद्युत अपघट्ट विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित करने के गुण को, वो जो विलयन है उसमें विद्युत धारा डाली है, तो वो जो उसकी क्वालिटी है कि वो विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा है, उसी गुण को हम कह देते हैं क्या? विद्युत अपघटनी चालकता। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। जो प्रतिरोध है उससे कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो विद्युत अपघटनी चालकता क्या हो गई? विद्युत अपघटनी चालकता, ये विद्युत अपघट्ट विलयन के द्वारा जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने का गुण है वो ये कहलाएगा। इसका मान कैसा हो जाएगा? प्रतिरोध का उल्टा। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता को सी से बताते हैं, इसका मान काय का उल्टा है? प्रतिरोध का। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे प्रतिरोध क्या होता है? आर। ये जो चीज है ये कहलाएगी विद्युत अपघटनी चालकता। इसे आप याद रखना, बस डेफिनेशन याद रखना है, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बार बार जब हम सेलों को पढ़ेंगे तो ये चीजें आएंगी, विद्युत अपघटनी चालकता, तो फिर ऑक्सीकरण, अपचयन, कहीं चालक, अचालक, तो इन शब्दों का डिटेल हमको पता होना चाहिए। अब अगली चीज आती है एक और विशिष्ट चालकता। जैसे अभी हमने कहा कि जो विद्युत अपघटनी चालकता है वो काय का उल्टा हो गई? प्रतिरोध की। अब विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी? जैसे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध थे, उसी प्रकार एक निश्चित जो मान जब मिल जाएगा वहां पर किसी विलयन की चालकता निकालेंगे तो विशिष्ट चालकता कहलाएगी। अब इसका जो मान होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा। काय का उल्टा? विशिष्ट प्रतिरोध का। और इसको हम प्रदर्शित करेंगे काप्पा के द्वारा। एक इस प्रकार से ये के लिखते हैं, ये के इसका प्रतीक है। जैसे विद्युत अपघटनी चालकता का प्रतीक क्या था? सी। तो इसका मान होता है किसका उल्टा? विशिष्ट प्रतिरोध के। तो 1 बटे रो, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान था, तो ये इसके उल्टा होगा। और हम रो का मान चाहें तो वो रख लें। अभी रो बराबर हमने निकाला था क्या था? 1 बटे आर, और इधर हो जाएगा एल बटे ए। ये विशिष्ट चालकता का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए हम? तो 2 प्रकार की चालकता हो गई। अब तीसरी जो चालकता आती है वो है आणविक चालकता। आणविक चालकता, इसको भी हम समझ लें। आणविक चालकता से तात्पर्य होता है कि एक मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन,
विलयन जो हमने लिया वो कैसा है, 1 मोल उसके अंदर हो, ऐसा हमने विलयन ले लिया, विद्युत अपघट्य विलयन। उसकी जो चालकता मिलेगी वो कहलाएगी आणविक चालकता। इसे पाई एम से प्रदर्शित करते हैं, पाई एम, ये इसका मान काय के बराबर होता है, विशिष्ट चालकता जो है उसका और जो विलयन का आयतन है वो। तो विशिष्ट चालकता को बता रहे थे काप्पा इंटू विलयन का आयतन कितना हो जाएगा वी। या यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं जो मोल लिए हैं उनकी जो चालकता है वो इंटू वी। तो ये जो चीज मिल जाएगी ये कहलाएगी विशिष्ट चालकता। 3 प्रकार की चालकताएं हो गई। अब हम अगली बात जो कर लें कि ये जो विद्युत अपघटनी चालकता है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो इसको प्रभावित करेंगी विद्युत अपघटनी चालकता को। तो सबसे पहली चीज तो है विलयन में आयनों की सांद्रता। कोई भी जो विलयन है विद्युत अपघट्य विलयन, उसके अंदर होने चाहिए आयन, तो उनकी कितनी सांद्रता है वो इस विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि देखिए विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो उसका प्रवाह होने का मुख्य कारण आयनों का होना है। तो यदि आयन ज्यादा होंगे तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान ज्यादा होगा, और यदि आयन कम होंगे तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम होगा। फिर अगली चीज आती है आयनों की गतिशीलता। आयन हैं तो बहुत सारे लेकिन मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं वहीं, क्योंकि विद्युत को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है। तो जितना ज्यादा मूवमेंट आयनों का होगा, गतिशीलता जितनी ज्यादा होगी उतनी विद्युत अपघटनी चालकता का मान होगा। तीसरी चीज हो जाती है अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक मतलब उन आयनों के बीच का आकर्षण। यदि एक दूसरे से ज्यादा अटैच हैं वो तो वहां पर दिक्कत बनेगी। क्या बनेगी कि वो मूवमेंट कम कर पाएंगे, स्लो चल पाएंगे, तो वहां पर अपघटनी चालकता का मान घट जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जिनसे विद्युत अपघटनी चालकता को हम उसके मान को प्रभावित करने वाले कारकों को देख सकते हैं। तो अभी तक हमने ये सब चीजें हमारी हो गई हैं। अब एक चीज और बचती है जिसे कहते हैं कोलराश नियम। इस नियम को याद कर लें, मोस्ट आईएमपी नियम है कोलराश नियम। अक्सर एग्जाम के अंदर आता है, बहुत सिंपल है, और इसकी जैसी बुक में छपी होती है डेफिनेशन, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं तो शायद आपको मजा नहीं आएगा। डेफिनेशन, इस अवस्था में अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। बात समझ में नहीं आई होगी, अब देखते हैं कैसे। आणविक चालकता का मान, आणविक चालकता को कैसे कहते थे, पाई एम से हम बता रहे थे, अभी हमने निकाली इसके पहले। तो अनंत तनुता पर, तो अनंत के लिए हम यहाँ पर निशान एक अनंत का यूज कर लेते हैं। अनंत तनुता पर आणविक चालकता का मान उसमें उपस्थित धनायन के मूलों की आणविक चालकता और ऋणायन के मूलों की आणविक चालकता के योग के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि कितने मोल हैं धनायन के, x मोल है, ऋणायन के कितने मोल है, y मोल है। अब इनकी जो आणविक चालकता होगी तो वो पाई एम होगी, इसकी भी कितनी होगी, पाई एम होगी, और ये इनका मान भी किस वैल्यू पे निकालना है हमको, अनंत तनुता पर। अनंत तनुता, इन दोनों का योग कर दिया। तो अब डेफिनेशन हमारे सामने है कि किसी विलयन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता का मान उसमें उपस्थित धनायन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता के मान एवं ऋणायन की आणविक चालकता अनंत तनुता पर के मान के योग के बराबर होता है। कोलराश का नियम समझ में आ गया होगा। स्पेशली जब हम उसे पढ़ते हैं केवल लाइन तो समझ में नहीं आता, तो एक लाइन में याद रहेगा, किसी विलयन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता का मान उसमें उपस्थित धनायनों की एवं ऋणायनों की अनंत तनुता पर आणविक चालकता के मान के योग के बराबर होता है। तो अब मेरे हिसाब से आप इतनी सब बातों को समझ गए होंगे। अब इस पार्ट के अगले हिस्से में हम जाएंगे, वहां पर हमको पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। तो एक इंट्रोडक्शन गैल्वेनिक सेल का मैं यहाँ पर कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल, तो सेल मतलब वह युक्ति या वह तरीका जिसमें हम रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर दोनों अभिक्रियाएं, अब कौन सी दोनों अभिक्रियाएं, एक ऑक्सीकरण वाली, दूसरी अपचयन वाली, ये अलग अलग पात्रों में होती हैं। और इन सेलों का जो निर्माण है या जिनकी जो खोज है वो सर्वप्रथम गैल्वेनी और एलोसेंड्रा वोल्टा के द्वारा की गई थी, इसलिए इन सेलों का नाम रख दिया हमने गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी इसे कह देते हैं। दोनों अभिक्रियाएं होंगी यहाँ पर, एक ऑक्सीकरण होगा एक जगह अपचयन होगा।
तो जब ऑक्सीकरण अपचयन हो जाएंगे, लेकिन ये एक ही जगह नहीं होंगे, अलग अलग पात्र में होंगे और इन क्रियाओं के फलस्वरूप हमको विद्युत धारा प्राप्त होगी, वो कहलाएंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। अब इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल का जो कॉमन उदाहरण है जिसे हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं, डेनियल सेल। तो अब हम अगले वीडियो में इन सेलों पर चर्चा करेंगे, उनकी संरचना को देखेंगे, उनकी क्रिया विधि के किस प्रकार वो सेल विद्युत को उत्पादित करते हैं। फिर हम द्वितीयक सेल भी पढ़ेंगे जो चार्ज हो सकते हैं, संचारण को पढ़ेंगे और भी कुछ चीजें जो इस चैप्टर में होंगी उन सब चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, आप इतना जो हो गया है इसको एक बार पुनः बुक से दोहरा लेना, इन पारिभाषिक शब्दों को याद रखना, तो आप काफ़ी अच्छे से इस पाठ को समझ पाएंगे। वो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार पाठ है, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहाँ पर हम अगली चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत